सच्ची बातें में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जारी होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज मेरा विशेष अनुरोध आपसे है कि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको मैं अपराध की ऐसी दुनिया में सैर कराऊंगा जहां राजनीति भी है, भय भी है, खौफ भी है, मौत भी है, सब कुछ है। थ्रिलर है पूरा। आप बने रहिएगा। और जिसे बिहार का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता था, सिवान का बेताज बादशाह कहा जाता था, सिवान का सुल्तान कहा जाता था, वो एक दिन बहुत ही लाचार था, बहुत ही बेबस था, बिल्कुल नर्वस था। क्यों? वो दिन कौन सा था मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। और किसके सामने उसने अपनी लाचारी व्यक्त की, अपनी बेबसी व्यक्त की, मैं बताऊंगा। मैं बात शहाबुद्दीन की कर रहा हूं। सिवान और शहाबुद्दीन एक दूसरे के, जैसे सिवान का नाम आता है शहाबुद्दीन का नाम आता है, या शहाबुद्दीन का नाम लीजिए तो सिवान का। शहाबुद्दीन 2 दशक तक, पूरे 2 दशक तक सिवान का बेताज बादशाह रहा। वो अपनी अदालत चलाया करता था। अपने डॉक्टरों उसने जिले में डॉक्टरों की फीस 50 रुपए तय कर दी थी। फरमान भिजवा दिया था कि 50 रुपए से ज्यादा यदि किसी से फीस ली तो खैर नहीं। भाकपा माले सिवान जिले में अपना जनाधार बहुत तेजी से विकसित कर रहा था और जमींदारों को उनसे खतरा था। तो शहाबुद्दीन ने जिसे भी जरूरत समझी उसको सुरक्षा दी। कुछ लोग सिवान के कुछ लोग उससे प्यार करते थे और कुछ को डर भी लगता था। यह सही है कि जब वह सिवान में होता था शहाबुद्दीन, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी दूसरी पार्टी का झंडा लहरा दे अपने घर पर या दुकान पर। शहाबुद्दीन संगीन से संगीन गुनाहों में शामिल था। अपने विरोधियों को या तो वह तेजाब से नहला देता था या फिर सरेआम गोलियों से भुनवा देता था। बहुत ही खूंखार। जेल के पीछे से भी मौत का खेल खेलना उसका शौक था। वही पुलिस था एक तरीके से, वही कानून था और वही जज। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को सबके सामने जलील करना उसकी आदत थी। उसके गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे ताउम्र जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन उसके ऊपर सियासत का हाथ था, यह उसका रुतबा था, उसकी सियासी सरपरस्ती थी कि जेल की सलाखें भी उसका खौफ कम नहीं कर पाईं। जब तक वह जिंदा रहा सिवान में उसका खौफ कायम रहा। तिहाड़ जेल में ही 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण उसकी मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन ने 23 साल की उम्र में ही राजनीति में विधायक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की थी। उसको सिवान जिले में साबू 47 के नाम से जाना जाता था। यह पहचान उस अपराधी की थी जिस पर न जाने कितने हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज थे। सिवान जिले के प्रतापपुर में जन्मे इस अपराधी का राजनेता बनने का किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1986 के बाद से शहाबुद्दीन पर आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हो गए थे। वह अपने जिंदगी के अंतिम सांस तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। 2004 में शहाबुद्दीन और उसके लोगों ने रंगदारी न देने पर सिवान के चंदा बाबू के 2 बेटे सतीश और गिरीश रोशन को तेजाब डालकर जिंदा जला दिया था। और इस घटना के चश्मदीद तीसरे 2 भाइयों को जिंदा तेजाब से जला दिया
और तीसरे को भी कुछ दिनों बाद चश्मदीद को भी गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में पटना हाई कोर्ट के 30 अगस्त 2017 को जो पटना हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2017 को जो इसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी थी। 2014 में यह फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्र कैद की सजा हो गई थी। इसके अलावा छोटे लाल अपहरण कांड में भी उम्र कैद की सजा हुई थी। सिवान के एसपी रहे सिंघल पर गोली चलाने के मामले में 10 वर्ष की सजा हुई थी। आर्म्स एक्ट का एक मामला था, उसमें 10 वर्ष की सजा हुई थी। कुछ मामले, इसके अलावा भी कई मामले थे जिनमें 1 साल, 2 साल, 3 साल की सजाएं थीं। कुछ में गवाही के अभाव में छूट भी गए, बरी भी हो गए। इतने सारे जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या हुई थी, उनके एक साथी की हत्या हुई थी। दोनों हत्याओं का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था। हिंदुस्तान अखबार के जिला प्रभारी, सिवान जिला प्रभारी राजदेव रंजन की 2016 में हत्या हुई थी। इसमें भी आरोप लगा कि शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए हत्या की साजिश रची। इतने सारे संगीन मामलों के बाद भी लोग उसके समर्थक नारा लगाते थे, वीर साबुत तो मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। रुतबा देखिए, पटना हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल में सजा काट रहा था। उस दौरान कुछ दिनों के लिए पटना हाई कोर्ट से सितंबर में 2016 में बेल मिलती है। बेल मिलने के बाद शहाबुद्दीन जेल से, भागलपुर जेल से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मीडिया के सामने परिस्थितियों का नेता और लालू यादव को अपना नेता बताता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को परिस्थितियों का नेता, परिस्थितियों का सीएम बताता है। और जब भागलपुर जेल से सिवान के लिए चला तो उसके साथ 1,500 से ज्यादा वाहनों का काफिला था। याद रहे आपको, मैं बता दूं कि 2016 के पहले 2001 में, 2005 में, 11 साल पहले नीतीश कुमार जी ने ही शहाबुद्दीन को जेल भिजवाया था। मुख्यमंत्री के रूप में जब 2005 में नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार ने ही शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवाया था। 2016 में जब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी, तब शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट से बेल मिली। तो ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं रही। लोगों ने कुछ कानाफूसी भी इसको शुरू कर दी कि ये सब राजनीतिक चाल है। लेकिन शहाबुद्दीन के उस बयान ने, जिसमें उसने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम बताया था, नीतीश कुमार के सीने में वो बयान तीर की तरह चुभा और उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के जमानत वाले निर्णय के खिलाफ सरकार की तरफ से अपील करा दी। अब सरकार वो जमानत खारिज कराकर शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेजने की फिराक में लग गई और शहाबुद्दीन अपनी जमानत को बरकरार रखने के लिए पैरवी करने लगा। इसका परिणाम, नतीजा ये हुआ, डेट पड़ी 15 फरवरी 2017। बीच में 1-2 और सुनवाई हुई, लेकिन फाइनल फैसला सुनाने के लिए 15 फरवरी 2017 को डेट पड़ी। उस तारीख को पटना हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया तो इनकी जमानत अपने आप ही रद्द हो गई। अब इनको शहाबुद्दीन को गिरफ्तार
होना था या सरेंडर करना था। इसके पहले मैं 80 के दशक को याद कर रहा हूँ। बिहार में 80 के दशक को बहुत याद किया जाता है। यह वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर रहे थे। उसी समय शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ हो गए थे। वह भी मात्र 23 साल की उम्र में पहली बार 1990 में विधायक बन गए थे, जबकि विधायक बनने के लिए उम्र सीमा 25 साल होती है। अब शहाबुद्दीन विधायक भी बने, कई बार सांसद भी बना। इसकी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक बनने की नौबत आ गई थी। बात चल ही रही थी, लेकिन किसी मुकदमे के खुल जाने के बाद वह इस पद के योग्य नहीं रहा। लालू को शहाबुद्दीन की अहमियत बखूबी मालूम थी। एक अपराधी को अपराध जगत का बेताज बादशाह होने के लिए राजनीतिक सरपरस्ती या राजनीतिक छाया जरूरी है, होती थी उस समय। आज भी है। बिना यूपी में भी वही स्थिति है। जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो बड़ा अपराधी है, और राजनीति में भी है और पर्दे के पीछे से जराइम पेशा में भी। लालू यादव को शहाबुद्दीन की अहमियत बखूबी मालूम थी। उनके लिए शहाबुद्दीन कुछ भी करने को तैयार था, लालू भी कुछ भी करने को तैयार था। इस गठजोड़ ने बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया। इस गठजोड़ के चलते बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया। सैकड़ों लोगों का अपहरण हुआ। नतीजा व्यापारी बिहार छोड़कर भाग रहे थे। इसी बढ़ते अपराध उद्योग को देखते हुए उस समय के कई अन्य अपराधी इसमें अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन शहाबुद्दीन जैसा दमखम किसी के पास थोड़ी था। मिठास वाली भाषा के साथ शब्दों पर अच्छी पकड़ पाकर न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा न रखने वाले शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव का पूरा साथ और सहयोग था। शहाबुद्दीन के अपराधों की लिस्ट बड़ी लंबी है। वो सिवान के डॉक्टर फीस के नाम पर 50 रुपया लेते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन का आदेश था। रात 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि शहाबुद्दीन का डर था। कोई नई कार नहीं खरीदता था, क्योंकि साहब कहे जाने वाले अपराधी इस पर अपना हक जमाने लगते थे। लोग अपनी तनख्वाह तक नहीं बताते थे, क्योंकि चौकी पर रंगदारी देनी पड़ती थी। शादी विवाह में कितना खर्च हुआ इसका भी ब्यौरा कोई नहीं देता था। लोग यह भी नहीं बताते थे कि बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं। किसी परिवार में कुछ बच्चे नौकरी करने बाहर गए तो कुछ घर पर ही रह जाते थे, क्योंकि सारे बाहर चले जाते तो माँ बाप को रंगदारी देनी पड़ती। धनी लोग पुरानी मोटरसाइकिल से चलते थे और कम पैसे, देखिए आतंक देखिए, और कम पैसे वाले पैदल। लालू राज में सिवान जिले का ऐसा विकास था। परंतु इन अपराधों ने शहाबुद्दीन का जनाधार भी बढ़ाया था। वो अपने घर में जन अदालत लगाने लगा, लोगों की समस्याओं को निपटाने लगा। किसी का घर किसी ने हड़प लिया तो उसका इशारा आता था तो वह अगली सुबह खुद घर खाली करके चला जाता था। तलाक के मामले निपटाने में महारत हासिल थी। किसी की जमीन की लड़ाई तो मानो ऐसे निपटा देता था जैसे इसमें महारत हासिल कर चुका हो। लोग कहते हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित को पुलिस नसीहत देती थी कि साहब के पास जाओ, वहां तुम्हारा दुख का निपटारा हो जाएगा। क्या आम क्या खास, साहब के पास तो पुलिस वाले प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए भी हाजिरी लगाते थे। एक फोन या चिट्ठी पर उनका काम हो जाता था। जनता इन छोटे मोटे फायदों में इतनी मशगूल हो गई कि बड़े अपराधों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था, या यूं कहें कि डर और थोड़े से फायदे के लिए उनका दिमाग मंद पड़ गया था। लोगों ने देखना बंद कर दिया था कि उनसे कितनी जमीनें हड़पी गई या हड़पी जा रही हैं, कितने हथियार पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे हैं। नतीजा यह रहा कि शहाबुद्दीन लगातार चुनाव जीतता गया। आगे चलकर उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह पुलिस पर फायरिंग करने में भी नहीं हिचकता था। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर भी इसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। मार्च 2001 में इसने एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद सिवान की पुलिस बौखला गई। एक अलग ही अंदाज में पुलिस ने दल बल के साथ उसके घर पर हमला, छापा मारा, गोलीबारी हुई। 10-11 लोग मारे गए, जिसमें 2-3 पुलिस वाले, 8-10, 7-8 गांव वाले।
परंतु शहाबुद्दीन सॉरी पुलिस की 3 गाड़ियों को जलाते हुए नेपाल भाग गया। उसे भगाने के लिए उसके आदमियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। एक समय ऐसा आया जब शहाबुद्दीन ने 1999 में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता का अपहरण कर लिया है, जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। इस मामले में शहाबुद्दीन को 2003 में जेल जाना पड़ा था। उसने जेल में ऐसा जुगाड़ कर रखा था कि जेल में ही पंचायत लगाता था। इसके आदमी बंदूक लेकर खड़े रहते थे। पुलिस से लेकर हर व्यवसाय का आदमी उससे मदद मांगने आता था। शहाबुद्दीन की जेल जाने के 8 महीने बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव था, लेकिन इस अपराधी को चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी और वह जीत गया। तब ओम प्रकाश यादव इसके खिलाफ खड़े हुए थे और वह चुनाव हार गए थे। चुनाव खत्म होने के बाद ओम प्रकाश यादव के 8 कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ था। 2005 में सिवान के डीएम सीके अनिल और एसपी सूरत शहाबुद्दीन को सिवान जिले में तड़ीपार घोषित कर दिया गया। 2005 में वहां के डीएम सीके अनिल ने इसको तड़ीपार घोषित कर दिया। एक सांसद ही अपने जिले से तड़ीपार हो गया था। ये बड़ी विडंबना थी। जब एक सांसद अपने जिले से तड़ीपार हो जाए तो उस राज्य के लिए बड़ा सवाल हो जाता है। फिर शहाबुद्दीन के घर पर रेड पड़ी और रेड में पाकिस्तान में बने हथियार और बम मिले। साथ ही यह सबूत मिले थे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी उसके संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा था कि सांसद होने के नाते तुम्हें ऐसे हथियार रखने की जरूरत क्यों पड़ी जो सिर्फ आर्मी के पास या सीआरपीएफ के पास होते हैं, यहां तक कि राज्य पुलिस के पास भी नहीं। गैर कानूनी हथियार बरामद होने के कारण उसको जेल जाना था, जो कि पुलिस के लिए आसान नहीं था। गिरफ्तारी के आदेश होने के 3 महीने बाद तक वह दिल्ली के अपने आवास में रहता रहा। बिहार और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी उसको गिरफ्तार करने जाती और वापस आ जाती। लेकिन एक दिन बिहार पुलिस का दस्ता बिना किसी को बताए दिल्ली पहुंचा और उसको उठा लाया। उसका रुतबा जेल जाने से भी कम नहीं हुआ। जेल में रहते हुए जेलर को धमकी दी, मैं तुमको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सुनवाई पर इसके वकील जज को धमकी दे देते थे। इसके आदमी जेल में लोगों को धमकाते थे। 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में तोड़ फोड़ करने के आरोप में इसको 2 साल की सजा हुई थी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर की हत्या करने के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक और बड़ी घटना में इसका नाम आया 1997, जब जेएनयू के एक छात्र, जो छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे, चंद्रशेखर को मार दिया गया। 2009 में इलेक्शन कमिश्नर ने शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने पर से बैन कर दिया। तब उसकी पत्नी हिना को हराकर ओम प्रकाश यादव सांसद बने। कुछ समय ऐसा आया था कि जब शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति से बहुत पीछे चला गया था, लेकिन 2014 में उसका नाम लोगों की जुबान पर फिर से आने लगा। राजीव रंजन हत्याकांड का मामला था, जिसमें 2 भाइयों की हत्या के केवल एकमात्र गवाह राजीव थे। उनके 2 भाइयों की 2014 में तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी और राजीव को फिर गोली मार के हत्या कर दी गई। 2016 में 13 मई था संभवतः, हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ जिला इंचार्ज राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई, जिसमें शहाबुद्दीन का नाम है। इसकी सीबीआई जांच भी हुई। 1 मई 2021 को कोरोना के चलते सिवान के सुल्तान, बिहार के अपराध जगत के बेताज बादशाह शहाबुद्दीन का निधन हो गया। तिहाड़ जेल में ही है। लेकिन उसके जो कारनामे थे, 90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं आम थीं। और इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम तेजी से उभरा और
वो उभरता ही चला गया अपराध की दुनिया में। लेकिन किस दिन वो लाचार हुआ, बेबस हुआ, नर्वस हुआ, इसको अभी बताना बाकी है। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें, अभी बहुत सारी बातें मालूम हैं। जब 2005 में गिरफ्तारी हुई थी, उसकी भी अलग कहानी है। इसके लिए बिहार कैडर के आईपीएस आरएस भट्टी, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए गए थे, वो सीबीआई में डीआईजी थे, उनको स्पेशली विशेष तौर पर बिहार बुलाया गया सिवान इनकी शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए। दरअसल 2005 में दो बार, एक बार फरवरी और एक बार अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2000 अक्टूबर वाले चुनाव में केजे राव को पर्यवेक्षक बनाया गया था। उन्होंने आरएस भट्टी को सिवान के लिए मांगा। उस समय भट्टी सीबीआई में डीआईजी थे। इस समय भट्टी बिहार के डीजीपी हैं, अभी हाल ही में बने हैं, बड़े तेज तर्रार आईपीएस अफसर हैं। थोड़ा भट्टी के बारे में भी, 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं, मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन में चर्चित हुए थे। ये कभी किसी से समझौता नहीं करते थे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। उनकी गिनती कड़क और सख्त अफसरों में की जाती है। तो जब उनको बुलाया गया तो सीबीआई में डीआईजी थे और उनको टारगेट था कि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी की जाए, कैसे हो। चूंकि सिवान में डीआईजी का पद नहीं था, एसपी का पद था, इसलिए स्पेशली उनको वहां तैनात करने के लिए एसपी के पोस्ट को खत्म किया गया और डीआईजी बनाकर सिवान भेजा गया। चुनाव पर्यवेक्षक केजे राव ने साफ कह दिया था कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करो। इसके बाद भट्टी साहब ने स्पेशल टीम बनाई, बहुत ही गोपनीय तरीके से, और उनके सिवान पहुंचने के 15वें दिन ही शहाबुद्दीन को हथकड़ी पहना दी गई। उन्होंने 1994 बैच के 5 दरोगा की स्पेशल टीम बनाई थी। इसमें मुजफ्फरपुर के 2 और सिवान के 3 दरोगा थे। इसमें एक महिला दरोगा भी थी, गौरी नाम था, अभी है वो दरोगा। इस टीम को शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। इनकी पहचान छिपाकर इनको सीबीआई के गेस्ट हाउस में ठहराया गया दिल्ली में। 2005 में नवंबर में जाड़े की रात थी। पहले सप्ताह में ही किसी दिन पता चला कि शहाबुद्दीन हरियाणा से रात को दिल्ली आने वाला है। टीम ऑटो लेकर उसके घर पहुंची। पुलिस के आने की भनक लग गई, वो भागने लगा, लेकिन अधिकारियों ने उसे दबोच दिया। अब मैं आता हूं 15 फरवरी 2017। भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन अपने क्षेत्र में आता है और खूब दौरा करता है। उधर नीतीश कुमार तमतमाए हुए हैं इसके बयान से कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार की तरफ से अपील करवाई तो फाइनल डिसीजन सुनवाई 15 फरवरी 2017 को होना था। मैंने दैनिक जागरण में, मैं वहाँ का जिला इंचार्ज था एज ए चीफ रिपोर्टर। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, में शहाबुद्दीन से आज मिलना चाहिए। मैंने शहाबुद्दीन को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, मिलना है तो प्रतापपुर में मैं हूँ। टाइम वहीं पूछा, मैं गया। थोड़ा मैं विलम्ब हो गया, जो निश्चित टाइम बताया था उससे आधे पौन घंटे मैं विलम्ब से पहुंचा। मैं जब पहुंचा वहां अपनी बाइक से तो देखा कि शहाबुद्दीन प्रतापपुर गांव में उनके जब बैठका पर पहुंचा तो देखा कि वो नीचे दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर, मेरा स्वागत करने के बाद ऊपर साथ में मैं गया, वहाँ बैठे, हम लोग दोनों
बातचीत हुई करीब 1 घंटे भर, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जब मैंने उस दिन होने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बात करना चाहा, तो शहाबुद्दीन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक तरीके से कहिए फपक फपक कर रोने भी लगे, वो सिसकियां आने लगी। मैं उठकर उनको दिलासा देने के लिए उनके सिर पर हाथ मैंने फिराने की कोशिश की, तो मुझसे लिपट गया। मैंने पूछा, इतना नर्वस क्यों? इतने मजबूत दिल का आदमी इतना नर्वस क्यों आज है? जवाब था कि जितने दिन मैं बाहर जमानत पर रह पाता, अंदर जाने पर अब मैं जिंदा बाहर नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहें सजा के वर्ष इतने जाते हैं कि उसका 1/4 से भी कम मेरी उम्र है। 4-5 मामलों में उम्र कैद है, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसके बाद 10 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल, न जाने कितनी सजाएं हैं। अब सबको काटना होगा, तब तक तो फिर जिंदा रहना ही नहीं है। अब मेरी मिट्टी ही आएगी, यही सोच के मैं नर्वस हूँ। मैंने कहा ये कानून है, आप कानून बनाने वाली संस्था के सदस्य रहे हो, कानून का पालन तो करना होगा। फिर शहाबुद्दीन ने कहा कि अब आप जाएं, मेरा नमाज का समय हो गया है, तब तक फैसला भी आ जाएगा, देखा जाएगा क्या होगा। मैंने कहा आप जाइए, नमाज पढ़ के आइए। उस दिन जुमा था, शुक्रवार था। जुमा जो है मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है, एक तरह से ईद के बराबर होता है जुमा। मैंने कहा कि आप जाइए, नमाज पढ़ के आइए, मैं बैठा हूँ। नमाज पढ़ के जब निकलिएगा उस समय मैं फ़ोटो लेके आपकी मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ना ना, ऐसी गलती मत करिएगा, तब तक फैसला आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। किसकी जान जा सकती है, किसकी खतरे में हो सकती, कोई ठिकाना नहीं है क्या होगा। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मैंने मामले की नज़ाकत को समझा और वहाँ से सीधे नीचे आया। नीचे आने के बाद तो मैं जो नज़ारा मैं देखता हूँ, मैं अवाक रह गया। भीड़ दरवाजे पर जमा थी। मैं जैसे ही नीचे उतरा, भीड़ ने अलग से मुझे रास्ता दे दिया। सब हट के एक रास्ता बना दिया, मैं अपनी बाइक तक पहुंचा। बाद में पता चला कि लोग इतने हतप्रभ थे कि कौन आदमी आने वाला है, किसका इंतजार साहब कर रहे हैं इतनी देर तक। जो आदमी जिसके सामने सिवान का बड़ा से बड़ा व्यापारी, बड़ा से बड़ा कोई भी हो, वहाँ के पैर छूता है, झोला दे के चला जाता था, आज वो किसके लिए वो शख्स इतनी देर तक नीचे दरवाजे पर खड़ा है? लोगों ने बताया दैनिक जागरण, क्योंकि ये सच है, शहाबुद्दीन मेरे लिए नहीं खड़ा था, शहाबुद्दीन दैनिक जागरण के लिए खड़ा था। आज बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, इसी तरह की रोमांचक